हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 15 सितंबर 2020। सो गाइस, जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़ने की कोशिश करिए। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। The first news is हिंदी दिवस is celebrated annually in India on 14 सितंबर। और ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे ऑफिशियल लैंग्वेज की वो पास किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इन प्रोविजंस में ये था कि जो हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट दैट विल बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इस दिन बेसिकली जो हिंदी थी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुई, इसीलिए हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड हिंदी कम्स एट 4th प्लेस आफ्टर मैंडरिन, स्पेनिश एंड इंग्लिश। तो अगर हम बात करें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में, जो मैंडरिन है वो नंबर 1 पे है, उसके बाद स्पेनिश है, फिर इंग्लिश है और चौथे नंबर पे हिंदी का स्थान आता है। 520 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदी को जो है अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे जो है विदेश मंत्री रह चुके हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में पहली बार जो है हिंदी में संबोधित किया था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये कब सेलिब्रेट होता है? ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट्स ऐसे दी जा सकती हैं कि आपसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और उसमें 10 जनवरी भी एक डेट दी गई हो। तो भारत में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व में जो हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हिंदी से रिलेटेड कि जो हिंदी है, जो हमारी 8th शेड्यूल की जितनी लैंग्वेजेस है 22 लैंग्वेजेस, उसमें से एक हिंदी भी रिकग्नाइज्ड है, संस्कृत भी है। आर्टिकल 343 में क्या गिवन है? आर्टिकल 343 में ये प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया हुआ है कि हिंदी जो है विच इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी भारत की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिक्लेयर हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है? 342, 343, 344 एंड 345। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अभी पढ़ा है हमने, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से? The correct answer is option B, that is article 343. Moving forward, SCTIMST, that is श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक डिवाइस डेवलप किया है जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? बेसिकली जो भी वेन्स होती हैं, जो शिराएँ होती हैं और जो बॉडी में डीपली लोकेटेड होती हैं, अगर उसमें कहीं क्लॉट बन जाता है तो उसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस और ये यूजुअली पैरों में बनता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये डीप वेन्स है और यहाँ पर ये तो नॉर्मल ब्लड का फ्लो है यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है तो इसकी वजह से जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं कंडीशन को। और ये जो डिवाइस है जो डेवलप किया गया है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये हेल्प करेगा फ्लो ऑफ ब्लड में फ्रॉम द वेन्स इन द लेग्स एंड प्रिवेंट्स डीवीटी। अभी करंटली जो डिवाइसेस हैं डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए वो इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ इंडिजिनसली इसको बना दिया गया है तो ये सस्ता भी पड़ेगा और ये एक अचीवमेंट भी है भारत के लिए। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवंदमपुरम में लोकेटेड है और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लोकेशन से भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चंस कि कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ डिवाइस टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली,
SN Bose National Center for Basic Sciences कोलकाता एंड श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इजी है क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। ही रिसेंटली पास्ड अवे इन एम्स। उनको पोस्ट कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और फिर उनका वहीं पे देहांत हो गया। एंड ही सर्व्ड एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के जो है वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एंड ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज़ इन बिहार इन द 14th लोकसभा। और जैसे मनरेगा जैसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उनका काफ़ी योगदान रहा। करेंटली अगर हम बात करें तो 15 एम्स जो है वो पूरी कंट्री में वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है और 8 एम्स को ऑपरेशन करेगी बाय 2025। तो ये गवर्नमेंट का एम है कि 15 जो करेंटली एम्स हैं उसमें 8 और एम्स को जोड़ा जाए और उनको ऑपरेशन किया जाए बाय 2025। बिहार की हम बात करें तो पॉपुलेशन के टर्म्स में बिहार जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। ये अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? यूपी इसके वेस्ट में लोकेटेड है। ये देखिए यूपी की लोकेशन, ये बिहार है। देन ये अपना बॉर्डर झारखंड के साथ शेयर करता है। इधर कंट्री में देखें तो ये नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ईस्ट में इसके वेस्ट बंगाल लोकेटेड है। ओके, तो ये इन चारों से अपने जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है पटना एंड पटना इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे एट एम्स दिल्ली वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में एम्स दिल्ली में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? यूपी, बिहार, एमपी एंड झारखंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए। काफ़ी फेमस मिनिस्टर थे ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। गाइस कमेंट करते रहिए सही आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट इज देवेंद्र विजय दारदा। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर द ईयर 2020-21। देवेंद्र विजय दारदा को वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। एंड करेंटली वो मैनेजिंग डायरेक्टर है लोकमत मीडिया के, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल मीडिया ग्रुप्स है भारत का। एंड उन्होंने काफ़ी मीडिया इंडस्ट्री बॉडीज़ जैसे कि INS, IFRA इसमें सर्व किया है। एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन। और इनके साथ साथ जो करुणेश बजाज हैं उनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ ABC। तो अभी चेयरमैन ABC का कौन है? देवेंद्र विजय दारदा हैं और जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो करुणेश बजाज है। ABC क्या है? ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जिसमें बहुत सारे पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये सभी मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो मेन काम है, ये जो भी प्रमुख प्रकाशन है, जो भी मेजर पब्लिकेशंस हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मैगजीन्स हो, उसको सर्टिफाई करती है और सर्कुलेशंस को ऑडिट करती है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। Let's see a question. Who has been recently elected as Deputy Chairman of Audit Bureau of Circulations? हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करुणेश बजाज, देवेंद्र विजय दारदा, सौरभ सिंघानिया एंड रजत शर्मा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज करुणेश बजाज, क्योंकि जो देवेंद्र विजय दारदा हैं उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। Moving forward, next is PM Modi inaugurated 3 projects in Bihar which include Durgapur Banka section of Paradeep Haldia Durgapur pipeline augmentation project and 2 LPG bottling plants in East Champaran and Banka। तो PM मोदी ने पैरादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया है।
ये जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है बांका का, ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व करेगा बिहार और झारखंड की। वहीं जो ईस्ट चंपारण प्लांट है ये सर्व करेगा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कि बिहार की, और जो डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, उसको सर्व करेगा। जो भी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स हैं इनको प्रपोज किया गया था अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसका मेन एम क्या है, इसमें जो है कनेक्शन दिए जाते हैं एलपीजी कनेक्शन महिलाओं को जो कि बीपीएल परिवारों से होती हैं, उनको फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं और काफ़ी महिलाओं को दिए जा चुके हैं। PM also said that 7 states will be connected through 3000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना में जो 7 राज्य हैं उनको जोड़ा जाएगा। He also said that 8 करोड़ people were given gas connection under प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये जो योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको 1 मई 2016 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसमें 8 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं एलपीजी के। और जो ये पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है, इसको फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास किया गया था, इसके लिए आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना में अब तक 3384 किलोमीटर का जो लॉन्ग पाइपलाइन है वो कंस्ट्रक्ट होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात की गई थी कि जो डिफरेंट स्टेट्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना में, तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा पाइपलाइन का वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में होगा। 2655 किलोमीटर लॉन्ग जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन एंड 729 किलोमीटर लॉन्ग बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय गेल। तो जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस योजना से। तो ये वाराणसी में लॉन्च किया गया था, वाराणसी यूपी में। और ये जो पाइपलाइन है ये डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करेगी, जो कि हमने अभी देखा है। अब इसमें क्या होगा कि जो नियर बाय एरियाज़ हैं वाराणसी और जो भी और नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर जो भी कुकिंग गैस है उसको डायरेक्टली घरों तक पहुँचाया जाएगा, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, वेयर डिड PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स इन बिहार। PM मोदी ने हाल ही में बिहार में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स का उद्घाटन कहाँ किया? बांका एंड ईस्ट चंपारण, किशनगंज एंड कटिहार, भागलपुर एंड दमका, देवगढ़ एंड शहीबगंज। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज बांका एंड ईस्ट चंपारण। मूविंग फॉरवर्ड, Chaitanya Tamhane, he has won the International Critics Award at Venice Film Festival। चैतन्य तम्हाने ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। ये जो उन्हें अवार्ड मिला है ये उन्हें उनकी फिल्म द डिसाइपल के लिए मिला है। और ये जो फिल्म है ये दर्शाती है कि जो एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों की जो यात्रा है 3 दशकों की, उसके बारे में ये पूरी मूवी है। द अवार्ड इज गिवन बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो ये पुरस्कार द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दिया जाता है। इससे पहले मथिलुकल जो एक मूवी थी उसने ये अवार्ड जीता था 1990 में। तो काफ़ी साल बाद जो है वापस ये अवार्ड जीता गया है। और ये जो मथुलिकल जो है ये किसने डायरेक्ट की थी? अदूर गोपालकृष्णन ने। चैतन्य तम्हाने को उनकी फिल्म कोर्ट के लिए जाना जाता है और उनकी जो फिल्म है द डिसाइपल उसको प्रीमियर किया गया फ्रॉम 2 to 12 सितंबर एट द 77th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये जो है ये चैतन्य तम्हाने हैं और ये इनकी मूवी थी द डिसाइपल जिनके लिए उनको अवार्ड मिला है। लेट्स सी अ क्वेश्चन, Chaitanya Tamhane has won the International Critics Award at the Venice Film Festival for his film dash। चैतन्य तम्हाने ने अपनी किस फिल्म के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? कोर्ट, मथुलिकल, द डिसाइपल एंड बालेकेम्पा। क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द डिसाइपल। मूविंग फॉरवर्ड,
Next is the Road Transport and Highway Ministry. It has decided that it will conduct the orientation and training program on IRAD ऐप. तो IRAD ऐप क्या है? ये इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट ऐप. द मिनिस्ट्री इज इन प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग IRAD प्रोजेक्ट फर्स्ट इन 6 स्टेट्स. तो पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसको 6 स्टेट्स में जो है लागू किया जाएगा. वो स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. और इसके लिए पहले बेसिक ऐप डेवलप किया गया है और उसके बाद बेस्ड ऑन के फीडबैक क्या आता है और क्या सजेशंस आते हैं उसके बेसिस पे ये स्टेट्स के लिए कस्टमाइज किया जाएगा. IRAD प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये 13 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था. दिस विल हेल्प इन एनालिसिस ऑफ द causes of a road accident and in deciding what corrective measures need to be taken in road design. तो इसमें जो भी सड़क दुर्घटना के कारण है उनका विश्लेषण किया जाएगा. उसके बाद उसी के बेसिस पे तय किया जाएगा कि क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, क्या डिज़ाइन में सुधार किया जाना चाहिए रोड्स के. इस IRAD को जो है IIT मद्रास ने डेवलप किया है और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इम्प्लीमेंट कर रहा है ऐप को. और वर्ल्ड बैंक जो है IRAD प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है. तो ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी होती है किसी भी प्रोजेक्ट से तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है. ठीक है, तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट इज बीइंग फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन डैश. इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट को सबसे पहले कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है? 6 स्टेट्स, 7 स्टेट्स, 8 स्टेट्स एंड 9 स्टेट्स. तो जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 6 स्टेट्स. 6 राज्यों में इसको पहले लागू किया जा रहा है. Next is a new ASEAN India Plan of Action 2021 to 25 has been adopted at the ASEAN India Ministerial Meeting. आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में नई आसियान भारत योजना 2021 से 25 को अपनाया गया है और इस मीटिंग को जॉइंटली चेयर किया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने और जो फॉरेन मिनिस्टर है थाईलैंड के डॉन प्रमुदविनय, उन्होंने इसको जॉइंटली चेयर किया है. The foreign ministers of the 10 ASEAN member states and India took part in the meeting. तो इसमें आसियान के जो भी सदस्य हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल थे और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. The meeting reviewed the status of ASEAN-India strategic partnership in several areas and progress in implementation of the ASEAN-India Plan of Action 2016 to 2020. तो भारत आसियान का जो इंडिया जो प्लान ऑफ एक्शन था 2016 से 2020 तक का उसका रिव्यू किया गया कि क्या चीज़ें अचीव कर ली गई हैं, क्या प्रोग्रेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में. और इसके साथ साथ जो नया प्लान है 2021 से लेकर 25 तक का उसको अडॉप्ट किया गया है. द प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग 17th ASEAN India Summit वर ऑल्सो रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग. तो जो आने वाली इंडिया और आसियान की जो समिट है 17 उसकी जो है प्रिपरेशन के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं उसकी मीटिंग भी की गई. एंड इससे पहले जो 16th ASEAN India Summit थी वो कहाँ पर हुई थी? वो बैंकॉक में हुई थी इन नवंबर 2019. आसियान क्या है? इट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में. इसमें 10 कंट्रीज़ शामिल हैं साउथ ईस्ट एशिया की. कौन कौन सी? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस. और आसियान जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आसियान के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया में. और क्योंकि आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आसियान नेशंस. आसियान जो है अपने आप में एक इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका एक मेजर जो है हिस्सा है. and ASEAN-India relations were upgraded into ASEAN-India Strategic Partnership in 2012. तो भारत और जो आसियान के संबंध हैं उनको अपग्रेड करके आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी में जो है उसको तब्दील कर दिया गया था 2012 में. ASEAN-India Plan of Action 2016 to 2020 was adopted in 2015 by the ASEAN-India Foreign Ministers
मीटिंग। तो 2016 से जो 20 का जो प्लान ऑफ एक्शन था उसको जो है 2015 में अडॉप्ट किया गया था, और अब 21 से 25 वाला जो है वो 2020 में अडॉप्ट कर लिया गया है इन द आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। Moving forward, let's see a question. New ASEAN India Plan of Action has been adopted at ASEAN India Ministerial Meeting for which of the following years? नई आसियान भारत प्लान ऑफ एक्शन को आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक में निम्नलिखित में से किन वर्षों के लिए अपनाया गया है? 2021 to 30, 2021 to 25, 2021 to 40, and this should be 2021 to 2035. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option B, that is 2021 to 2025. Moving forward, next is Dominic Thiem of Austria. He has won the men's singles title in US Open 2020 by beating Alexander Zverev. तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। लास्ट ईयर ये जो खिताब था ये राफेल नडाल ने जीता था। थीम्स विक्ट्री मार्क्स हिज मेडन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी आफ्टर ही बिकेम अ रनर अप एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 एंड लॉस्ट फ्रेंच ओपन इन 2018 एंड 2019। तो 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसमें वो उपविजेता बने थे। 2018-19 में फ्रेंच ओपन हारने के बाद अपने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी के लिए उनकी जीत की निशानी है। एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट न्यू ग्रैंड स्लैम चैम्पियन सिंस क्रोएशियन मैरिन सिलिक वन इन 2014। तो 2014 में क्रोएशिया मैरिन सिलिक के जीतने के बाद वे पहले नए ग्रैंड स्लैम चैम्पियन हैं। It is the first time a player has won a title by recovering from losing the opening 2 sets in the Open era history of US Open। तो अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले 2 सेट्स हारने के बाद भी कोई प्लेयर जो है जीत गया टाइटल जिसने जीता है। US ओपन टेनिस चैंपियन की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स एंड इसके बाद 3 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन एंड Wimbledon. US Open 2020 is the 140th edition of tennis US Open and 4th and final Grand Slam tournament of a year. Rafael Nadal won the men's singles in 2019. आगे चलते हैं, let's see a question. Who has won men's single title in US Open 2020? US Open 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? Alexander Zverev, Marin Cilic, Novak Djokovic and Dominic Thiem. So क्या होगा इसका सही आंसर? The correct answer is option D, that is Dominic Thiem. Moving forward, a research lab of DRDO will be opened in Kailash Jora region of Morena district in मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश के जो CM है उन्होंने बताया कि MP के मुरैना में DRDO को जो लैब है वो 350 हेक्टेयर भूमि का उसके लिए अधिग्रहण किया गया है जो बनी है DRDO की लैब। एंड ही ऑल्सो सेड दैट अ मेडिकल कॉलेज विल बी ओपनड इन मुरैना एंड ऑल पर्पस एडिटोरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द नेम ऑफ 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक मेडिकल कॉलेज मुरैना में खोला जाएगा और एक ऑल पर्पस ऑडिटोरियम भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा, जो कि हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया ये राजस्थान के बाद इसका दूसरा नंबर है। इसका जो कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है और जो गवर्नर हैं पहले लालजी टंडन थे, उनका निधन हो गया, अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। और जो यहाँ पर स्टेट एनिमल है वो बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड यहाँ पर मध्य प्रदेश में एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। DRDO की हम बात करें तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1958 में हुआ था, जब डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कंबाइन किया गया विद द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इसके जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं और जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर लोकेटेड है? इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। रिसर्च लैब ऑफ DRDO विल बी ओपन इन Kailash Jora region of which of the following districts of MP? DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के
निम्नलिखित में से किस जिले कैलाश जौरा क्षेत्र में खोली जाएगी? बैतूल, भिंड, मुरैना एंड सतना। क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मुरैना. Next is physics department at QCET, that is Cochin University of Science and Technology, and Laboratory for Electro-Optic System LEOS of ISRO. They have signed a deal for research collaboration. उन्होंने research collaboration के लिए जो है एक deal sign की है. इसमें क्या होगा, जो LEOS है उसने अभी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्लानिटरी सरफेस केमिस्ट्री के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ग्रहों की सतह रसायन विज्ञान के लिए एक उपकरण बनाया है. और ये जो है चंद्रयान 2 का एक पेलोड था और अब ये चंद्रयान 3 का भी पार्ट होगा. चंद्रयान 2 की हम बात करें तो इसको 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश. इसमें जो लैंडर यूज़ किया गया था विक्रम, रोवर प्राज्ञान, और जो ऑर्बिटर था इन सभी को इंडिजिनियसली भारत में ही डेवलप किया गया था. 7 सितंबर 2019 में इसरो ने जो विक्रम लैंडर है जिसके साथ रोवर भी था उसके साथ कॉन्टैक्ट को लूज़ कर दिया, और चंद्रयान 2 जो है वो अभी भी जो ऑर्बिटर है वो अभी भी ऑर्बिट में है. इसरो की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है. इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च established by the government in 1962. इसके बाद ये इसरो बन गया in 1969. इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में लोकेटेड हैं और के सिवन जो हैं इसके डायरेक्टर हैं. Let's see a question. Which of the following laboratories of ISRO has signed a deal for research collaboration with physics department at Cochin University of Science and Technology? इसरो के निम्नलिखित प्रयोगशालाओं में से किसने कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के साथ अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी. तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम. मूविंग फॉरवर्ड, next is the Pesticides Management Bill 2020 that seeks to replace the Insecticides Act of 1968 will be discussed in the monsoon session of the Parliament, जो कि कल से शुरू हो गया है. And at present जो रजिस्ट्रेशन है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, सेल और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है, ये अभी इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 में के अंतर्गत जो है ये गवर्न किया जाता है. अब जो ये नया बिल आएगा, दिस विल नॉट अलाउ द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूज इन इंडिया ऑल्दो दे मे बी अप्रूव्ड इन अदर कंट्रीज. तो यहाँ पर एक जो इसमें प्रॉब्लम बताई जा रही है वो ये है कि जो भी पेस्टिसाइड्स हैं ऐसे जो भारत में नहीं रजिस्टर्ड है फॉर यूज़, तो उनके मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, बेशक वो दूसरी कंट्रीज़ में अप्रूव हो. तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा इस सेक्टर में और साथ ही फॉरेन एक्सचेंजेस पे भी. दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है उसको पावर दी गई है कि वो जो है रजिस्ट्रेशन को रिव्यू कर सकता है किसी भी पेस्टिसाइड के, उसको सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और उसके इस्तेमाल को बैन भी कर सकता है. ये पावर जो है रजिस्ट्रेशन कमेटी को दी गई है नए बिल में. कुछ लोग का कहना है एक्सपर्ट्स का कि जो ये बिल है इसमें जो अशोक दलवाई कमेटी है उसकी जो डिमांड्स और रिकमेंडेशंस हैं वो मिसिंग है. जो अशोक दलवाई कमेटी है इसको 2018 में बनाया गया था टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. और इस बिल में एक और जो इशू बताया जा रहा है वो ये है कि दिस प्रोवाइड्स फॉर री रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑफ पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड अंडर द 1968 एक्ट. तो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है 1968 का, उसमें अगर कोई पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है तो उसके लिए भी यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में इंस्टेबिलिटी आ सकती है. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इस बिल को पास करने से पहले, इसको कमेटी के पास भेजने से पहले इस पर एक बार फिर से चर्चा की जानी चाहिए, इस पर रिव्यू होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 लैक्स रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश का अभाव है? हर्ष बनवाला कमेटी,
Ashok Dalwai Committee, Narendra Singh Tomar Committee, and Mohini Mohan Mishra Committee. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option B, that is Ashok Dalwai Committee. Moving forward, a team of neuroscientists from Nimhans Institute, these have developed new brain templates and a brain एटलस. तो निमहंस के न्यूरोसाइंटिस्ट की एक टीम ने इंडियन ब्रेन टेम्पलेट और एक ब्रेन एटलस विकसित किया है. और इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं और जो साइकेट्रिस्ट हैं भारत में, वो अब ब्रेन स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं अपने पेशेंट के, जिनको अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या डिमेंशिया है. और इसके साथ वो जो है एक्यूरेट असेसमेंट कर पाएंगे. इस टीम ने, जो ये न्यूरोसाइंटिस्ट की टीम थी जिसने डेवलप किया, उन्होंने 500 ब्रेन से भी ज़्यादा स्कैन्स को जो है स्टडी किया इंडियन पेशेंट्स के. और फिर उसके बाद उन्होंने 5 सेट्स ऑफ टेम्पलेट्स बनाए और एक ब्रेन एटलस डेवलप किया 5 एज ग्रुप्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 60 ईयर्स. एंड करेंटली जो यूज़ किया जाता है टेम्पलेट, वो मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स टेम्पलेट यूज़ किया जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉकेशियन ब्रेन्स. तो कॉकेशियंस जो है, कॉकेशियन बेसिकली जो यूरोपियंस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है. पहले कैटेगराइज करते थे अलग अलग रीजन्स के, जैसे मंगोलॉइड्स, नेग्रोइड्स. इसी तरह से कॉकेशियंस जो है वाइट या फिर यूरोपियन लोगों को बोला जाता था. तो अब यहाँ पे समस्या क्या थी कि क्योंकि ये जो MNI टेम्पलेट है ये कॉकेशियन ब्रेन्स पर आधारित है, लेकिन जो एशियन ब्रेन्स हैं और जो कॉकेशियन ब्रेन्स हैं वो दोनों ही अलग हैं. अब बाकी लोग इसका इस्तेमाल करते थे कि अपने ब्रेन के हिसाब से उसको रिसाइज करके इंडेक्स को देन यूज़ करते थे, लेकिन अब उससे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते थे. लेकिन अभी ये इंडिया ने डेवलप कर लिया इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स, तो अब इससे जो एक्यूरेट असेसमेंट है वो किया जा सकेगा. दिस रिसर्च वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ह्यूमन ब्रेन मैपिंग. तो इस शोध को ह्यूमन ब्रेन मैपिंग पत्रिका में प्रकाशित किया गया था. निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है. ये एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है. इट इज़ द एपेक्स सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एजुकेशन इन इंडिया. ये भारत में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा के लिए शीर्ष केंद्र है. एंड दिस इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी. इसके ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेंगलुरु इंडिया में लोकेटेड है. करंट डायरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर BN गंगाधर हैं. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर BN गंगाधर. ये लोकेटेड है बेंगलुरु में. और पहली बार इस इंस्टीट्यूट ने रैंकिंग में सबमिशन किया था और इसको 4th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है रैंक किया गया है इन द NIRF रैंकिंग ऑफ 2020. Moving forward, let's see our question. A team of neuroscientists from Nimhans has recently developed India brain templates and a brain atlas, whereas the National Institute of Mental Health and Neuroscience Nimhans located. निमहंस में न्यूरोसाइंटिस्ट की एक टीम ने हाल ही में भारतीय ब्रेन टेम्पलेट और एक मस्तिष्क एटलस विकसित किया है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद. जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बेंगलुरु. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट. इंडिया की जो पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा है वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पे शुरू कर दी गई है. इसमें वॉक इन ऑप्शन है ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो सेफली ट्रैवल कर सकें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में. एंड इसमें जो लोग के पास वैलिड कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के पास, वो एक स्लॉट बुक कर सकते हैं एडवांस में फॉर द टेस्टिंग एट द एयरपोर्ट. ऑल्दो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है टेस्ट कराना. क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट डैश. भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एंड सफदरजंग एयरपोर्ट. सो क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली. सो फ्रेंड्स, here we have covered the daily current affairs and related questions. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और
आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस सेशन को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।